प्यारे बच्चों, 12th क्लास हिस्ट्री का 7th लेसन, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि सभी लेसन को हम लोगों ने एक सीरियल वाइज सीखा हुआ है, उसी तरीके से इसको भी हम लोग सीखेंगे। जो भी बुक का कंटेंट है, जो भी बुक में कंटेंट दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करके हम लोग सीरियल वाइज लेसन को आगे सीखने का प्रयास करेंगे। ये लेसन हमारा 14वीं से लेके 16वीं सदी के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसा कि पाठ का नाम है कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी ये जो विजयनगर शब्द आ रहा है, ये एक साम्राज्य है। उस साम्राज्य का नाम भी विजयनगर है और उसकी राजधानी विजयनगर है। तो इसके बारे में हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि विजयनगर की स्थापना कब हुई तथा इसका विस्तार कहाँ तक था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि विजय का अर्थ होता है जीतना। तो विजयनगर, नगर का मतलब शहर, यानी जीत का शहर। विजयनगर का मतलब विजय का शहर। तो विजयनगर एक शहर के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं और एक साम्राज्य के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब विजयनगर शब्द का प्रयोग एक पूरे राज्य के लिए भी किया गया है और एक राजधानी यानी नगर के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। इस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 14वीं शताब्दी में होती है और इसका जो विस्तार क्षेत्र है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो कृष्णा नदी पड़ती है दक्षिण भारत में, वहाँ से लेके जो नीचे का हिस्सा दक्षिण भारत का है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, वहाँ तक इस साम्राज्य का विस्तार था। यानी कृष्णा नदी से लेकर के उसके दक्षिण में जितना हिस्सा पड़ता है, वो लगभग पूरा इलाका विजयनगर के अंतर्गत आता था। 1565 का समय था, तब इस साम्राज्य पर आक्रमण होता है, उसे लूटा जाता है और ये बाद में पूरी तरीके से उजड़ भी जाता है। यानी 17वीं और 18वीं सदी तक आते आते साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और फिर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब क्षेत्र बोलते हैं। दोआब क्षेत्र, इस दोआब क्षेत्र के बीच जो लोग रहते थे, उन्होंने इस साम्राज्य को हम्पी के नाम से अपनी यादों में जिंदा रखा। बाकी साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन लोग इसको कहानी के रूप में याद रखा और इस नाम का प्रचलन यहाँ की जो एक मात्र देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी, तो पंपा देवी के नाम पर हम्पी साम्राज्य के नाम से इस विजयनगर साम्राज्य को लोगों ने अपनी यादों में जिंदा रखा। आगे सीखते हैं कि किस पुरातत्वविद के प्रयास से हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में आए। यानी साम्राज्य तो खत्म हो गया, धीरे धीरे करके लोग भूल भी गए, केवल यादों में लोगों को पता था, लेकिन लोगों को इतने बड़े साम्राज्य की जानकारी सामान्यतः नहीं थी। लेकिन इस हम्पी के जो खंडहर हैं या जो भग्नावशेष हैं, ये 1800 ईस्वी में फिर लोगों के सामने आते हैं। और कैसे आते हैं? वो एक अंग्रेज़ अधिकारी है, एक इंजीनियर अभियंता है, एक अंग्रेज इंजीनियर भी है और वो पुरातत्वविद भी है, और उसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। यानी इस कर्नल कॉलिन मैकेंजी के प्रयास से हम्पी के जो खंडहर है लोगों के सामने फिर से आते हैं। उन्होंने इस स्थान का सबसे पहले सर्वेक्षण किया और यहाँ का नक्शा तैयार किया। उन्होंने जो यहाँ की शुरुआती जानकारी ली, वो जो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है या पंपा देवी मंदिर है, इन मंदिरों में जो लोग पुरोहित के रूप में काम करते थे, यानी जो पंडित लोग थे, उन्होंने अपनी याद के आधार पर जो जानकारियाँ दी, उन जानकारियों के आधार पर यहाँ के इतिहास
यहाँ की जानकारियों को कर्नल मैकेंजी ने इकट्ठा किया। फिर 1836 में से ही हम्पी के मंदिरों के अभिलेखों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया गया। 1836 में हम्पी में के जो मंदिर थे वहाँ से जो भी अभिलेख मिले, उन अभिलेखों के आधार पर विजयनगर साम्राज्य की कहानी लिखी गई। यानी अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से हमने विजयनगर के बारे में जानकारी पाई। तो एक हमने देखा कि हम्पी के मंदिर के जो अभिलेख मिले उनसे पता चला। दूसरा, विजयनगर शहर के इतिहास को फिर से लिखने के लिए इतिहासकारों ने जो विदेशी यात्रियों ने अपने वृत्तांत छोड़े थे, उन वृत्तांतों से जानकारी मिली। जो विदेशी यात्री इस इलाके में घूमने आए थे, उन्होंने जो अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, उनके आधार पर जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो तेलुगु, कन्नड़ या तमिल साहित्य है, उनमें भी विजयनगर साम्राज्य का जिक्र किया गया। तो उन साहित्यों से भी विजयनगर साम्राज्य का इतिहास लिखने में मदद ली गई। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 में की जाती है और इसकी स्थापना दो भाई हैं जिनका नाम है हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा की गई। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इस क्षेत्र में रहते हैं और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग इस क्षेत्र में रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने दक्कन के सुल्तानों तथा उड़ीसा के गजपति शासकों से के साथ संपर्क किया। कहने का मतलब, अपने शासन का विस्तार करने के लिए जो विजयनगर के शासक थे, उन्होंने उड़ीसा में गजपति शासक थे, उनके साथ संघर्ष किया और जो दक्कन का इलाका पड़ता है वहाँ पर सुल्तानों के साथ संघर्ष किया था। अब हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समृद्ध व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ समृद्ध व्यापार कैसे होता था। तो इसमें खास बात है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो सेना होती थी, सेना में अश्व सेना का विशेष महत्व होता था। अश्व माने घोड़ों की सेना। जिसके पास घोड़ों की सेना अच्छी होती थी वो सेना मजबूत मानी जाती थी। तो काफ़ी लोग इस घोड़ों के व्यापार में लगे हुए थे। तो अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे वो अरब और मध्य एशिया से खरीदे जाते थे अपनी सेना में शामिल करने के लिए। तो शुरू में घोड़ों के व्यापार पर जो अरब के व्यापारी थे उनका कंट्रोल था, उनका कब्जा था। यानी अरब के व्यापारी घोड़ों को देने का काम यहाँ करते थे। लेकिन अपने देश में भी लोग घोड़े का व्यापार करते थे, मतलब यहाँ पर जो आते थे उनको खरीदना और लोगों को देना। यानी जो घोड़ों के व्यापार में जो स्थानीय व्यापारी शामिल थे उन्हें कुदिरई चट्टी कहा जाता था और ये लोग व्यापार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लेकिन 1498 ईस्वी तक घोड़ों के व्यापार में पुर्तगाली व्यापारियों का ज़्यादा प्रभाव हो गया। यानी पुर्तगाली व्यापारी इस व्यापार में शामिल हो गए। कब? 1498 में। ये जो पुर्तगाली व्यापारी थे अपने भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमी तट का हिस्सा पड़ता, पश्चिम का किनारा, वहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर आकर के व्यापारिक केंद्र अपने बनाने शुरू कर दिए। यानी व्यापार के केंद्र बनाने शुरू कर दिए। इनके पास उस समय बंदूकें थी, यानी बंदूकों का प्रयोग ये लोग जानते थे, इसलिए ज़्यादा ताकतवर हुए और इस तकनीक ने उन्हें एक ताकत के रूप में उभरने में मदद दी। विजयनगर इसके अलावा मसालों के व्यापार के लिए, वस्त्रों के, रत्न आभूषणों के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ की जो अमीर जनता थी वो लोग विदेशी वस्तुओं को काफ़ी खरीदती थी, मंगाती थी, उनका इस्तेमाल करती थी। खास करके जो वहाँ के
रत्न या आभूषण होते थे उनका प्रयोग ये लोग ज़्यादा करते थे, अमीर लोग। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व, यानी जो व्यापार से जो रेवेन्यू मिलता था, जो कर मिलता था, उस कर का प्रयोग यहाँ के शासक जो थे वो अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, सुख सुविधा देने के लिए करते थे। यानी व्यापार से प्राप्त राजस्व का राज्य की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान होता था। अब विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम सीखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो लोग शासन चलाने वाले थे, यानी सत्ता के जो दावेदार थे, उनमें राजवंशों के सदस्य भी होते थे और सैनिक कमांडर भी होते थे, अलग अलग समय में देखने को मिलता है। तो हम शुरुआत के 3 वंशों का जिक्र करते हैं कि विजयनगर में शुरू में 3 वंश जो हैं वो शासन करते दिखाई पड़ते हैं। पहला राजवंश है जो संगम वंश के नाम से जाना जाता है, संगम वंश, और इस वंश ने 1485 तक विजयनगर पर शासन किया। इसके बाद सुलभ यानी सुलभों ने उनको उखाड़ फेंका, और सुलभ लोग कौन थे? सैनिक कमांडर थे। इन्होंने संगम वंश के शासकों को हराया और खुद उस इलाके पर कब्जा किया। फिर इसके बाद 1503 तक ये लोग सत्ता में रहते हैं, सुलभ लोग। फिर इनको तुलुभ लोग इनको हराकर और इनका स्थान ले लेते हैं, तुलुभ। पहले संगम वंश, फिर सुलभ, फिर तुलुभ। तो इसी तुलुभ वंश में ही एक शासक होता है जिसका नाम है कृष्णदेव राय। ये तुलुभ वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो कृष्णदेव राय के शासन की जो विशेषता थी वो खास करके ये थी, उसने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया और साम्राज्य को मजबूती भी प्रदान की। अपने साम्राज्य को बढ़ाया और उसे मजबूत भी बनाया। 1512 ईस्वी तक उसने जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है उस पर पूरे पर अधिकार कर लिया। कृष्णा और जो तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र इसे रायचूर के नाम से भी जानते। रायचूर, दोआब, दोआब का मतलब 2 नदियों के बीच का इलाका। इसके बाद उसने उड़ीसा के शासकों के साथ संघर्ष किया, उनको भी हरा दिया, उनके इलाके पे कब्जा कर लिया। 1520 में उसने बीजापुर के जो सुल्तान उनको पराजित किया और यहाँ सैनिक अभियानों के बाद उसने वहाँ कब्जा किया। फिर वहाँ पर शांति स्थापित की और समृद्ध उस क्षेत्र को बनाया। इस कृष्णदेव ने मंदिरों का भी निर्माण कराया और गोपुरम भी बनवाए। मंदिरों और गोपुरमों का निर्माण कराया। और कृष्णदेव ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के पास ही एक उपनगर की स्थापना करी और उसका नाम था नगलपुरम। इसके बाद अराविद वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का पतन। जब ये कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है तो यहाँ पर राज्य में तनाव पैदा होने लगता है। उसके उत्तराधिकारी जो थे अच्छी तरीके से उसके शासन को संभाल नहीं पाते हैं, अच्छी तरीके से शासन चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उत्तराधिकारियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। नायकों या सेनापतियों की चुनौती का सामना करना पड़ा। यानी उसके जो उत्तराधिकारी जो थे उन यानी कृष्णदेव राय के जो उत्तराधिकारी हैं वो अच्छी तरीके से शासन नहीं चला पाते हैं। इस कारण से उनके यहाँ जो उनके अधिकारी लोग थे, नायक थे या सेनापति, वो लोग विद्रोह करने लगते हैं। और 1542 ईस्वी तक अराविद वंश ने राज्य पर नियंत्रण कर लिया। अब एक दूसरा वंश निकल के आता जिसका जो वंश है अराविद वंश। इनके शासकों ने यहाँ नियंत्रण कंट्रोल कर लिया और 17वीं सदी के अंत तक इनका नियंत्रण बना रहा। 17वीं सदी के अंत तक अराविद वंश का कंट्रोल छोटे इलाके में बना रहा। इस काल में विजयनगर शासकों तथा दक्कन के अन्य शासकों के बीच महत्वाकांक्षा के कारण वहाँ के जो समीकरण थे वो बदलने लगे। यानी ये जो समय था जिससे विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर पड़ रहा था, वैसे ही आसपास के जो शासक थे, विजयनगर के आसपास के, दक्कन के हों या उड़ीसा के, तो इन लोगों के बीच मित्रता होने लगी, क्योंकि इनको हरा करके
विजयनगर शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, इसलिए अब वो शासक आपस में मित्र बनने लगे और 1565 में विजयनगर की सेना का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था राम राय। इसके नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी एक जगह पड़ती है जिसे आज तालकोटा के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इनका युद्ध होता है राक्षसी तांगड़ी के बीच, राक्षसी तांगड़ी नामक स्थान पर। और यहाँ पर जो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की जो मिलूजुलू सेना थी, उस सेना ने विजयनगर की सेना को परास्त कर दिया और विजयी सेनाओं ने विजयनगर को खूब लूटा, वहाँ लूटपाट मचाई और कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में ये शहर जो पूरी तरीके से उजड़ गया। अब इस साम्राज्य का केंद्र जो था, यानी जो साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य होता था, अब सिमट करके पूरब की तरफ खिसक गया और छोटे इलाके में अराविद वंश ने जो है पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी जगह है वहाँ से थोड़े इलाके पर शासन किया। आगे हम सीखते हैं कि विजयनगर प्रशासन में नायकों तथा अमर नायकों की क्या भूमिका थी। तो नायक यानी साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, यानी जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर जो ताकत का इस्तेमाल करने वाले जो होते थे उन्हें वो सेना प्रमुख होते थे और इन्हीं सेना प्रमुखों को ही नायक कहा जाता था। कहने का मतलब जो सेना के प्रमुख थे उनको नायक कहा जाता था। इन सेना प्रमुखों यानी नायकों का ये जो नायक होते थे ये किलों पर नियंत्रण रखते थे। इन प्रमुखों ये नियंत्रण रखते थे और उनके पास अपने सशस्त्र समर्थक भी होते थे, यानी जो नायक होते थे वो किलों पर नियंत्रण रखते थे, साथ ही साथ इनके अपने खुद के लड़ाके भी यानी सशस्त्र समर्थक हुआ करते थे, इनकी तरफ से लड़ाई करने वाले लोग होते थे। ये लोग क्या करते थे, अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ जमीन की तलाश में रहते थे और इनको किसान लोग इनकी मदद भी कर देते थे। नायक मुख्य रूप से तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने तो विजयनगर शासकों के आगे समर्पण भी कर दिया। कई बार ये लोग विद्रोह भी कर देते थे और विद्रोह जब करते थे तो इनको सैनिक कार्रवाई करके इनके इस विद्रोह को दबाया भी जाता था। अब हम सीखते हैं अमर नायक। तो अमर नायक जो थे सैनिक कमांडर होते थे। सैनिक कमांडर, इन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था, यानी विजयनगर शासकों को राय के नाम से जाना है, राय बोलते थे उनको, शासकों को। तो जो शासक होते थे वो शासक लोग इन सैनिक कमांडरों यानी अमर नायकों को वहाँ पर प्रशासन चलाने के लिए कुछ क्षेत्र दे दिया करते थे कि इस इलाके पर तुम अपना शासन प्रशासन चलाओ। अब ये जो अमर नायक होते थे ये क्या करते थे, किसानों से, शिल्पियों से, शिल्पकारों से या व्यापारियों से कर वसूलते थे और जो कर वसूलते थे उसका कुछ हिस्सा तो अपने खर्चे के लिए रख लेते थे और घोड़े हाथियों की देखरेख के लिए रख लेते थे और बाकी जो उनके पास कर बचता था उसे राजकोष में जमा करा देते थे, यानी राजा के खजाने में जमा करा देते थे। अब महत्व देखते हैं। अमर नायक विजयनगर शासकों को सैनिक सहायता देते थे। इनका महत्व क्या था, ये लोग जो विजयनगर के शासक थे अगर ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें सैनिक सहायता प्रोवाइड कराते थे, इन्हें सैनिक सहायता से मदद देते थे। इन्हीं की सहायता से विजयनगर शासकों ने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप पर कंट्रोल यानी नियंत्रण कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अच्छा, अमर नायकों पर नियंत्रण भी रखा जाता था। जो विजयनगर के शासक होते थे वो इन पर कंट्रोल भी रखते थे, यानी अमर नायक जो थे वो राजा को साल में एक बार भेंट भी भेजा करते थे। वे अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए उनके राजाओं के दरबार में जाते थे और जब जाते थे तो बहुत सारा गिफ्ट या उपहार लेके जाते थे। राजा उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए
उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र भी करते रहते थे, स्थानांतरित भी करते रहते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि राजा उन पर कंट्रोल बनाए रखते थे और उन्हें एक जगह टिकने नहीं देते थे। तो बेटा फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखते हैं। पाठ को आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।